हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है 23 दिसंबर 2021 के। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ना कि आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर आपको आए तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम वीडियो का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ये पूरा हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो डिमांड है वो हिंदी की ही है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। मतलब कि आपको प्रथम साम्राज्य के बारे में बच्चों को बोलना है। जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रथम साम्राज्य कौन था वही हम लोगों को बताना है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुप्त साम्राज्य, वाकटका साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य। तो आपका आंसर है कुषाण साम्राज्य। ओके, सबसे पहले अगर प्रथम साम्राज्य की बात करेंगे ना तो आपको किस में टिक लगाना है, कुषाण साम्राज्य के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स बिकॉज शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्यों कहा जाता था। स्टार्टिंग में जो सिक्के थे ना उनको आहत सिक्के क्यों कहते थे, क्योंकि उनके ऊपर आकृतियाँ बनी होती थी, इसलिए क्योंकि उनको एकदम ठोस औजार से बनाया जाता था, इसलिए क्योंकि लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, इसलिए या फिर आसन संग्रहण संचय के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो देखिए सिक्कों को पहले आहत क्यों कहते थे, क्योंकि उसके ऊपर आकृतियाँ बनी होती थी, इसीलिए उसे आहत कहते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था। ओके, अगर आपने 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जितने भी सल्तनत थे ना उसमें से मुगलक जो मोहम्मद तुगलक थे ना उन्होंने बहुत सारे गुलाम को क्या किया था ना, उच्च पद दे दिए थे। तो उसका पीछे कारण क्या था वो हमें बताना है। ओके, तो उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था, या सुल्तान जो थे ना उनके उत्तराधिकारियों का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था। वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। तो इसका जो आंसर है वो है 4th वन। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ओके, पूरी तरीके से वो किसके ऊपर आश्रित होते थे, जो उनके सुल्तान होते थे ना उनके ऊपर ही वो आश्रित रहते थे, और वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी होते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला। दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। ओके, तो दीवाने खास जो है ना मतलब एक बैठक होती थी, उसमें बहुत सारे मंत्री वगैरह होते थे, तो उसकी विशेषता जो है वो बताना है कि किस प्रकार जो राजा है ना उसे भगवान का प्रतिनिधित्व बनाया गया। जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वो सबसे ऊपर है। सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। ओके, तो जो इसमें आंसर है वो कौन सा सही है ये आप बताएंगे। तो देखिए राजा का प्रतिनिधि क्यों बनाया गया, उसे जो राजा है उसे भगवान का प्रतिनिधि क्यों बनाया गया, क्योंकि जो मुस्लिम लोग होते हैं ना जब वो अपना प्रेयर करते हैं तो वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करते हैं, राइट। और जो उनका मक्का और मदीना है ना वो भी पश्चिम दिशा की तरफ ही है। तो उन्होंने अपना सिंहासन इस तरह ऐसा ही बनाया था कि जब भी कोई प्रार्थना करें तो उनका जो मुंह है ना वो उनकी मतलब जो सिंहासन की तरफ पड़े। ओके, सी वाला भी सही है। एंड जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया था, और जो भी उनका सभा का जो कक्ष था, ओके, जो असेंबली हॉल था ना वो मस्जिद के जैसा ही बनाया गया था।
ओके, तो ए एंड सी जो है ना इसका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं 35 वाला और देखते हैं कौन सा कथन सही है ए और बी में से। ओके, 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य में समस्या खड़ी हुई। ओके, तो 19वीं सदी में क्या हुआ ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया, सैनिक संस्कृति पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने क्या किया, भर्ती किया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो सैनिक थे ना उनके मध्य में समस्या खड़ी हो गई। ओके, बहुत सारे लोगों को मतलब बुरा लगने लगा कि क्यों सबको ले रहे हैं। और देखो सेकंड क्या है, पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, जाति और समुदाय को अनदेखा किया। ओके, मतलब उन्होंने किसी की भी भर्ती कर दी, भले ही किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। तो इसमें जो है ए और बी दोनों ही सही है। ओके, ए और बी दोनों ही सही है, बी जो है वो एक ही सही व्याख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला। 36 क्वेश्चन है, 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम जो है, अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी सी पे विचार कीजिए, मतलब कौन सा सही है। ओके, अहोम के बारे में, तो जो अहोम है ना ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन में से दिया गया है। वे क्या करते हैं, अपने कुलों में ही बटे रहते थे और प्रत्येक कुल जो है ना कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ओके, उनके अपने जनजातीय देवता होते थे, ये भी सही है और ये भी सही है। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गठबंधन नहीं था, वो लोग अपनी ही उनकी एक कम्युनिटी थी और वो अकेले ही मस्त एंजॉय करते थे। वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ए और बी दोनों ही सत्य है, बाकी दोनों जो सी और डी है वो असत्य है। ठीक है, ए और बी जो है वो सत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात अगर हम करें तो नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। ओके, 17वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में नील की खेती जो है स्टार्ट हो गई थी। ओके, और भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने की जोर डाला। तो क्या हुआ, देखो भारत में क्या था, नील की डिमांड जो थी ना वो सबसे ज़्यादा थी। ओके, तो मार्केट में क्या हो गया, प्रतियोगिता होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका भी उसी का ये बना रहा, नील की खेती कर रहा था और हमारा भारत भी नील की खेती कर रहा था। तो इस प्रतियोगिता के कारण क्या किया, यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों से क्या किया कि भारत का जो आयात है ना उस पर रोक लगा दो और उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन दे दो। ओके, तो इसमें जो है इसका आंसर जो है वो है सी जो है वो सही है, क्योंकि फर्स्ट वन गलत है एंड सेकेंड वन जो है फर्स्ट वन सही है। नील की खेती 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गई थी, बट जो आर वाला है ना ये गलत है, उन्होंने किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया था। ओके, तो ये ऑप्शन जो है थर्ड वाला ये सही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। मतलब जो आदिवासी है ना उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का खुला विद्रोह किया। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया? क्योंकि जो अंग्रेज है उन्होंने आदिवासियों के प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर वो बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। मतलब ये अंग्रेज है, ये आदिवासी है, तो वो डायरेक्ट उनसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, जो बीच वाला होता था उससे वो खरीदते थे। आदिवासियों के रेशम अंग्रेजी बाजार व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, या फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था और आदिवासियों को जंगलों से प्रतिबंधित कर दिया था, या फिर अंग्रेज जो है आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रखते थे। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो आपको भी यही लग रहा होगा, राइट, और इसका आंसर भी यही है। तो अब इस खुशी में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना अंग्रेजों ने क्या किया था, आदिवासियों को जंगल में जाना, जंगलों के सामान को इस्तेमाल करना, ये सारा
रूप से क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, उन्हें रोक लगा दी थी। ओके, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इनके बारे में दिया है 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस चीज़ के बारे में बोला है? सती प्रथा के बारे में समाप्त करने के लिए बात कही है उन्होंने, या फिर लड़कियां पढ़ सके इस पे जोर दिया है, या विधवाओं का विवाह हो सके इस पे जोर दिया है, या फिर सभी जातियों में समानता लाने की बात कही है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसकी बात की है? आपको पता होना चाहिए। उन्होंने किया है विधवा विवाह हो सके, ठीक है, विडो रीमैरिज की बात उन्होंने की थी। किसने की थी? सागर जी ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा अपनी एक रेजिमेंट भी थी उनकी? तो ऐसा कौन सा समुदाय है जिनको अंग्रेजों लोग के फौज में जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ओके, तो वो महारों को, इजहाओं को, मदीगों को, या फिर दुबलाओं को? इसका आपका सही आंसर है महारों को, ठीक है। जो महार लोग होते थे ना, महार, जैसे कि आपने सुना होगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे ना, वो भी महार फैमिली से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो जो महार थे ना, उनको बहुत ज़्यादा क्या मिला, एडवांटेज मिला अंग्रेजी फ़ौज में जाने से। चलिए देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं कि हाँ दीदी आप अच्छा वीडियो बनाती हैं, हाँ मैम आप अच्छा वीडियो बनाती है, हमें समझ में नहीं समझ में आता है। और अगर नहीं भी आता है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते, जो भी आपको मुझे अगर गाइड करना है तो आप गाइड भी कर सकते हैं। ओके, बिकॉज आई एम वेरी न्यू इन दिस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन E.V. रामास्वामी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पेरियार के बारे में, के विचारों में मिलता जुलता नज़दीक है? ओके, और मैं आपको बता दूं कि पेरियार के बारे में क्वेश्चन जो है ना रिपीट होके आ रहा है। अभी हम लोग इससे पहले हमने 21 दिसंबर का पेपर किया था, उसमें भी पेरियार के बारे में पढ़ा था। तो देखिए कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है PYQ, राइट। चलिए, तो पेरियार के बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है ये आपको बताना है। यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य है, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पेरियार ने बोला कि भाई हम भी मनुष्य है, सब मनुष्य है, तो सबको प्रवेश करने देना चाहिए। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी छोटे कास्ट के होते थे उन्हें नहीं जाने दिया जाता था मंदिरों के अंदर, ठीक है। क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जो है वो जंग चट्टान, जंग लगे लोहे से बनी है? तो पुरुष को बहुत ज़्यादा डिमांड था पहले के टाइम पे। ओके, तो वो बोलते हैं कि जो पुरुष है वो सोने से बना है और जो स्त्रियां हैं वो जंग लगे हुए लोहे से बनी है, चट्टान से बनी है। ओके, या फिर उन्होंने बोला कि मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। या फिर उन्होंने बोला यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्म से स्वयं को मुक्त करना होगा। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपने आप को जाति से मुक्त करना है तो आपको धर्म से मुक्त होना पड़ेगा, आपको किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मानो सारे धर्म को मानो, सारे धर्म आपके लिए इक्वल होने चाहिए। ओके, तभी आप इस जातिवाद से मुक्त हो पाएंगे। तो इन्होंने ये 4th वाला ही बोला है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, वापस से भी आ सकता है। चलिए देखते हैं 42 वाला क्वेश्चन। भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्य पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ओके, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में बताना है आपको। एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में मैं देख लेती हूँ। Due to huge expenditure in First World War, government consider the statement of growth of mass nationalism in India. Choose the correct statement. Okay, तो बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो है, प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिया था। जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाई या बढ़ गई। इसके बाद 1917 में जो रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के बीच में संघर्ष बढ़ गया। नए विचार और नए समाजवाद का क्या हुआ, प्रसार हुआ।
तो देखिए, जब भारत में अगर राष्ट्रवाद की वृद्धि के बारे में बात की जाए तो इसमें तीनों ही चीज़ें सही है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ रहा था लोगों को। ओके, कीमत बढ़ गई सबकी, और 1917 के बाद बहुत सारा क्या हुआ, प्रसार भी हुआ। तो ABC सारा ही सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ABC में से कौन सा सही है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी औद्योगिक उत्पादों की मांग जो है ना पैदा हुई, जिसके वजह से आयात में कमी हुई। ठीक है, तो अगर जब भी कोई भी युद्ध होता है ना तो उस टाइम पे हर एक चीज़ की जो डिमांड होती है ना, मांग जो है ना वो बढ़ जाती है, और जिसके वजह से आयात में कमी हो जाती है। ठीक है, तो आयात में कमी होने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, और बहुत सारे व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। ये गलत है, A एंड B जो है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर A एंड B इज द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला। पूर्वकालिक रियासतों के श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। ओके, द कैटेगरी ऑफ ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताना। जो प्रिंसली स्टेट्स है ना उसके अंतर्गत कौन से राज्य थे। ठीक है, वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया, ऐसे राज्य थे जिन्होंने क्या किया, भारत में ऐड होना उनको स्वीकार था। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने पाकिस्तान में ऐड होना ज़रूरी समझा था। ओके, प्रिंसली स्टेट में। और क्योंकि जो प्रिंस तो होते हैं ना, तो प्रिंस का मतलब जिसमें राजा लोग होते हैं। ठीक है, तो उनका बहुत सारे जो राजा लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को इंडिया में मिलाया, और बहुत सारे राज्य थे ना उन्होंने अपने राज्य को पाकिस्तान के साथ मिला लिया। ठीक है, और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसा ही था। जम्मू एंड कश्मीर में भी उस टाइम पे कमल नाम के एक राजा थे, तो वो भी इंडिया के साथ नहीं मिक्स होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग कंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया। फिर कमल जो थे राजा थे, उन्होंने हमारे जवाहरलाल नेहरू से हेल्प मांगी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि उनको बोलो कि हम तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर आप एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, आपको इंडिया में ज्वाइन होना पड़ेगा। फिर कमल जो राजा थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आप इंडिया में ऐड होने के लिए, विलय करने के लिए रेडी हूँ, आप हमारी सहायता करें और हमें पाकिस्तान से बचा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया B, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जिन्हें गोवा, पौंडीचेरी, ठीक है, जैसे कि गोवा और पौंडीचेरी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 44 का। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ABC जो है ना, बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, प्रिंसली स्टेट का मतलब यही होता है, बहुत सारे स्टेट ने क्या किया कि इंडिया में विलय किया, पाकिस्तान में विलय किया, और उसके बाद दर्जा प्राप्त रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक उन्हें रखा गया था। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला। और क्वेश्चन ये है कि जो एल्प्स माउंटेन है, अरावली माउंटेन है, एप्लिशियन जो माउंटेन है, हिमालय जो माउंटेन है, यूरल एंड वॉस्जस जो माउंटेन है ना, उसमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, भिन्न आपको निकालना है, जो डिफरेंट है वो निकालना है। अरावली, एप्लिशियन, यूरल और वॉस्जस, कौन सा अलग है वो आपको निकालना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, वॉस्जस जो है ना वो क्या है, डिफरेंट माउंटेन है। ओके, वो क्या है, डिफरेंट माउंटेन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 वाला। सॉरी एवरीवन, आपको इसमें क्या करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वही बताना है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, मतलब ये ग्रीनविच है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। यस, आगे होता है, सही बात है, इसलिए तो इंडिया 5.5 घंटा आगे है। चूँकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो पूर्व में सूर्य पहले उगता है। ओके, ये क्या है, क्वेश्चन है। दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। ओके, देखिए
तो ए जो है वो टोटली सही है, पर जो आर है ना वो गलत है। ओके, आर जो है वो गलत है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना इसमें कि ए और बी जो है ना, ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है उसकी सही व्याख्या है। बट जो आंसर है ये थर्ड की तरफ इशारा करता है, जो कि मुझे नहीं सही लग रहा है, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है कि ये आपने पढ़ा होगा ना कि जो हमारा अर्थ है वो ईस्ट से लेकर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, राइट। तो जब पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा तो पूरब वाला पार्ट सन की तरफ जल्दी पहुंचेगा ना, तो पूरब में जल्दी उजाला होगा। जैसे कि हमारा, अगर हम उसकी बात करें, हमारा अर्थ की, अरे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें जल्दी सुबह होती है, राइट, क्योंकि वो सबसे पहले पड़ता है सन की तरफ। तो मेरे हिसाब से तो ए और बी आर दोनों सही होने चाहिए, बट ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट दिया है। ओके, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये 6 7 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। अब ये क्वेश्चन ये है कि ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये मुझे विषुवत नहीं समझ में आता, तो मैं इंग्लिश का देख लेती हूँ, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड है ये, तो मतलब ये तो गलत हो गया। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वेरी नाइस, ये हमारा ग्लोब है, बीच में से हमारे अर्थ को काट देता है इक्वल पार्ट्स में। मतलब ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है। ए जो है वो गलत, बी जो है वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। विच स्टेट हैज़ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ इंडिया अगर आपने सॉल्व किया होगा ना, तो ये हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद मिज़ोरम समथिंग, ठीक है। तो आपको बताना है, ओके, आपको बताना है कि सबसे कम लेंथ किस में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। तो राजस्थान जो है ना, अगर देखोगे तो गुजरात है हमारा इस तरफ है, राजस्थान तो जो पूरा ऊपर की तरफ है ना, तो थोड़ा सा ही पार्ट जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो टच होता है राजस्थान से। तो राजस्थान जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको कंसिडर दिस स्टेटमेंट फॉर मानसून सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब इंडिया में जो मानसून सीजन होता है वो किस वजह से होता है, उसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। ओके, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, या फिर मानसून के लौटने के समय पर पवन जो है, मतलब जो हवा है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, या फिर भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के समय वर्षा होती है। तो बी और सी दोनों समय सही है, क्योंकि जो हमारा साउथ इंडियन वाला पार्ट है ना, साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पे बारिश कब होती है? सितंबर अक्टूबर के बाद शुरू हो जाती है, सितंबर के बाद शुरू होती है। और हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, सितंबर में बारिश ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारा जो पूरी हवा जो है ना, जब लौटने लग जाती है, ओके, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तब वहाँ पर साउथ वाले पार्ट में बारिश होती है, ठीक है। तो बी और सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव अ चांस टू कंटेन फॉसिल्स। मतलब कि कौन सा ऐसा रॉक है, पत्थर है, जिसमें जीवाश्म मिलने की संभावना है। ओके, तो ये भी मुझे हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। ओके, अवसादी शेल, कायांतरित शेल या फिर अग्नेय शेल। तो आपका जो सही आंसर है वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जो इग्नियस रॉक होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, जब लावा फूटता है ना, समझो लावा यहाँ से निकल के गया और ये पूरा फिर
कैसा है, लाल लाल है ना, पर वो ठंडा होने के बाद कैसा हो जाएगा, पूरा काला काला हो जाएगा। ठंडा होने के बाद पूरा काला काला हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि ये सारे जो पत्थर, ये सारे ना पत्थर बन जाते हैं सूखने के बाद। फिर ये पत्थर ना हवा से, बारिश के वजह से टूट जाते हैं, टूट टूट के यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। ठीक है, फिर वही पत्थर जो है ना बहुत सालों तक ऐसे पड़े रहेंगे, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े दब दब के उसके साथ मर भी जाते हैं। ओके, तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना उसमें क्या है, जीवाश्म पाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपका हिंदी में ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। अवसादी शेल में आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है और जो क्वेश्चन है मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती हूँ कि मुझे इसमें कितने व्यूज़ मिलते हैं। अगर अच्छे व्यूज़ मिले तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ मुझे इंग्लिश में 70-80 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। ओके, तो अगर मुझे इससे ज़्यादा मिला, जितने भी हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ इसको इतना ज़्यादा आप लोग फैला दें इस वीडियो को कि मुझे अच्छे इसमें व्यूज़ आए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, मिनरल के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक है ना, खनिज के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये बिना किसी मानवीय सहायता के ही निर्मित होते हैं, एकदम सही है। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, वे अपार हैं, कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए 51 का जो आंसर है वो है आपका ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी, क्योंकि वो कुछ ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पाए जाते हैं और बिना किसी इंसान के सहायता से बेचारे वो बन जाते हैं। तो ए और डी जो है इनके बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां चली जाती है। ये भी देखो मतलब कि हवा के बारे में दिया है कि गर्म हवा जो होती है ना ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ चले। जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ का प्लेस तो खाली हो जाएगा, तो ये हवा ठंडी हवा से भर जाती है। बिल्कुल सही है। अलग अलग स्थानों पर अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। तो अलग अलग स्थानों में क्या होता है, वायु दाब अलग होता है। गर्म हवा जो होती है वो सघन और भारी होती है, गलत है, हल्की होती है। पवनों की दिशा जो है ना पृथ्वी के भ्रमण से प्रभावित होती है, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है ना ये करेक्ट है इसके बारे में, 52 के बारे में। ठीक है, ए एंड डी एंड बी भी सही है, क्योंकि जो वायु दाब होता है वो भी हर जगह पे अलग अलग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वन इज करेक्ट, ए बी डी। अगर मैं फास्ट बोलती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं स्लो बोलने के लिए। ओके, क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ। 43 का जो 53 वाला क्वेश्चन है आपका, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और हवा को क्या करेगी फिर भूमि की ओर ढकेलती है, तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है वो बताना है आपको। ओके, विच जियोग्राफिकल फिनोमिना अकर्स व्हेन जेट स्ट्रीम ट्रैप हॉट ओशन एयर एंड लीड एंड मूव इट टूवर्ड्स द लैंड। ओके, प्रिसिपिटेशन होगा, इवापोरेशन होगा, हीट डोम होगा या साइक्लोन होगा। तो इससे क्या होता है, हीट डोम होगा, क्योंकि जब गरम गरम हवा को ढक्कन की तरफ पैक कर दे रही है फिर उसको ज़मीन की तरफ ढकेल रही है, तो क्या होगा, हीट डोम होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, हीट डोम। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, मतलब ऐसे स्टेट जिसमें गर्म हवा भी है और ठंडी हवा भी है। ओके, तो ऐसे स्टेट्स में क्या होते हैं, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, या फिर दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए और बी जो है ना दोनों सही है। अगर वहाँ का किसी भी स्टेट का ना अगर एटमॉस्फेयर गर्म भी है और ठंडा भी है, वहाँ पे गर्म हवा जल धाराएँ बह रही है, ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोहरे का मौसम होता है और मछली पकड़ने के लिए अच्छा भी होता है। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला। 55 भी यही क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ फास्टर दैन द रेट्स ऑफ कंजप्शन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ फास्टर नहीं है, जो बनने का जो प्रक्रिया है ना, बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लोवर है, क्योंकि उसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा, जो कंजप्शन है ना हमारा, वो कंजप्शन हमारा फास्टर है। ठीक है, तो ए जो है कथन सही है और बी जो है फॉल्स है, मतलब थर्ड वाला सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बारे में। तो 56 का क्वेश्चन आपको यह कहता है कि एक टीचर है और वो अपने क्लास में प्रवास के बारे में पढ़ा रही है। तो उन्होंने उन्होंने अपने क्लास में उदाहरण दिया कि सुनामी आई है किसी गांव में, और तबाही के बाद श्रीदेवी जो है ना, जो एक मछुआरे समुदाय से है, वो चेन्नई में स्थानांतरित किया उन्होंने, मतलब कि चेन्नई चली गई वो रहने के लिए। ओके, तो ये क्या होगा? अप्रवास, उत्प्रवास, या प्रवास के अपकर्ष कारक, या फिर प्रवास के प्रतिकर्ष कारक? बताइए आंसर 56। तो आंसर क्या आएगा? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक मीन्स पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए फैक्टर ने, मतलब जो सिचुएशन घटित हुई उसने क्या किया? पुश किया है। ओके, चलिए देखते हैं 57 वाला क्वेश्चन। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, जैविक मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। अनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताना है। मैन्योर इज़ यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेचर पेस्टिसाइड्स आर यूज। कौन सा कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए जो है वो सही, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए? मैन्योर जो है वो यूज़ करते हैं, और नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ना वो सही है। ओके, ए जो है कि जो पशु का जो खाद होता है उसे पोषण के लिए यूज़ किया जाता है, और प्राकृतिक कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जैविक कृषि के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आया है सिविक्स का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग ने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय डैश में समान है। किस चीज़ में? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि जितने भी हमारे इंडियंस है वो इक्वल है। किस चीज़ में? इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और अपॉर्चुनिटी में, या फिर स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ में। सो द करेक्ट आंसर इज़ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में हमारा प्रियम्बल हमें समानता देता है। ठीक है, परिस्थिति और अवसर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उनको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ओके, तो प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव मोस्टली देखिए किस में होते हैं? 5 साल में ही होते हैं। राइट, फोर्थ ऑप्शन 4 है, तो 4 को पहले निकाल देंगे हम लोग। 4 में तो कभी होता ही नहीं ना, 5 ही पड़ा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 ही सही हो सकता है। तो ओके, चलो इसमें तो 5 आ गया। नेक्स्ट, वर्ष में चुने जाते हैं, चुने गए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई को ग्राम सभा कहा जाता है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठकर करते हैं। ओके, तो ये है आपके ऑप्शंस। अब आपको बताना है, पर इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें 3 खाली चीज़ दिया है।
इसमें हमें 2 ही दिया है हिंदी वाले में। ओके, 59 का आंसर क्या है? थर्ड वाला, फिफ्थ वन, 5 एंड ग्राम सभा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है और सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम सभा का है। ओके, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 वाला क्वेश्चन जो है वो है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? ठीक है, मतलब कि विविधता को मतलब डाइवर्सिटी को बल देता है। ठीक है, तो इक्वालिटी, समानता, गरिमा या फिर आज्ञाकारिता, अनुशासन, एकरूपता, विश्वास, पहुँच, गरिमा या फिर समानता, आदर, एकरूपता या फिर आज्ञाकारिता। ओके, 60 का आंसर क्या है आपका? पहुँच, गरिमा और समानता जो है ना वो हमें डाइवर्सिटी की भावना की तरफ लेके जाता है, मतलब असेस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ओके, डिसिप्लिन तो देखो, डिसिप्लिन आपको थोड़ी डाइवर्सिटी की तरफ लेके जाएगा, और जो ऑबिडियंस है मतलब वो भी एक तरफ का डिसिप्लिन ही है, तो वो भी आपको डाइवर्सिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। राइट, ऐसे भी इसमें भी ऑबिडियंस दिया हुआ है, रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका? थर्ड वन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें से सबसे न्यू स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है। तो झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम। योर करेक्ट आंसर इज तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में जो काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, ये 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जो बेसिक लेवल पे काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी। और इसके बाद जो भी फसल होती है वो इंडस्ट्री में जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, तो वही ढूंढना है आपको कि प्राइमरी कौन सा है। राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। सरिता एक उर्वरक, अगर वो कॉटन को लेके आती है, कॉटन की इसमें काम करती है, या फिर कॉटन खेत में काम करती है और कॉटन की खेती करती है ना, तो ये हो जाता है प्राइमरी। ठीक है, सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है। हरप्रीत जो है ना इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। और हामिद जो है बागान में रबड़ का रोपण करती है। देखो बागान में, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो खेत में काम करेगा वही हमारा प्राइमरी फैक्टर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में चिंता का विषय है? मतलब कि जो भी लोग गांव वाले एरियाज़ में रह रहे हैं ना, तो उनके लिए एक टेंशन वाली बात है। कौन सा? ढुलाई क्षेत्र का बनना, कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, मॉल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी, या कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति। ओके, तो 63 का आपको आंसर बताना है। ऐसा ही आंसर क्या है? सीजनल नेचर ऑफ वर्क। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, सीजनल जो भी काम हो रहा है सीजनल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? ये 6th स्टैंडर्ड की सिविक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप बड़े हो चुके हो, 18 साल प्लस हो चुका है आपका, तो आपको गवर्नमेंट वोट देने का अधिकार देती है। तो वोट देने का अधिकार को ही क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। ओके, मीडिया जो है, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सेटिंग ऑफ एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा ही होगा, जो मीडिया वाले होते हैं वो एजेंडा सेट करते हैं, तो उनका एजेंडा का जो रूल होता है, क्यों वो लोग सेट करते हैं? मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, मीडिया चैनलों द्वारा उन कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारण करने के लिए प्राथमिकता देना जो कि टीआरपी में सबसे ज़्यादा अधिक है, लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए,
यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। बाजारीकरण के लिए मीडिया घराणों द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रमों का उपयोग करना। ओके, तो देखिए मीडिया जो है ना एजेंडा क्या बनाती है कि बहुत लोगों को किन मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। ओके, ये सारा सोच समझ जो है ना मीडिया जो है इस पर प्रभाव डालती है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। ठीक है, 66 की अगर हम बात करें ना तो ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना अश्योर करता है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है ना डज नॉट इन्वॉल्व ऑन ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी and making decision for everyone. Therefore, these are difficult levels of government which draw their authority from the constitutions. About descriptions matches to watch of the following features of Indian Constitution. भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था जो है केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं, सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिसे संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है, संघवाद कहते हैं, संसदीय शासन पद्धति कहते हैं, या फिर निरपेक्षता कहते हैं। तो इसे संघवाद कहा जाता है क्योंकि हर एक जो मिनिस्टर्स होते हैं सबका जो अलग अलग काम होता है, उनके अलग अलग क्या होते हैं, नियम भी होते हैं और वो उनको फॉलो भी करने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी जो है ना दिल्ली में आया काम की तलाश में। तो ये किस संविधान का इस्तेमाल कर रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, झारखंड से दिल्ली में आया तो कौन सा संविधान का इस्तेमाल कर रहा होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? राइट्स टू फ्रीडम, क्योंकि हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो कौन से भी स्टेट में जाके जॉब कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। इन अ क्रिमिनल ऑफेंस हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द कोर्ट। अगर देखो क्रिमिनल कुछ कांड हो गया है, क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है कि अपना जो इंटरेस्ट है स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो कोर्ट में इंटरेस्ट कौन दिखाता है? जज, पुलिस, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर डिफेंस लॉयर। ठीक है, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष जो है ना कौन प्रस्तुत करता है? तो ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताइए 68 का आंसर क्या होगा? तो सरकारी वकील, राइट, क्योंकि हमें क्या करना है, हम कोर्ट में जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो कोर्ट में कौन डिफेंस करेगा? सरकारी वकील ही करेगा ना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बारे में। घेटोआइजेशन डैश हैशियकरण का परिणाम है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो आंसर जो है तीनों का परिणाम है घेटोआइजेशन। ठीक है, सो ABC इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला क्वेश्चन, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये बताता है कि एक कानून बनाया गया है जिसके तहत हर एक संस्था में अगर महिलाएं की संख्या कितनी होगी कि उनके संस्था में बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी, तो कितनी होनी चाहिए? 30% अगर महिलाएं हैं तो उन्हें अपने संस्था में बालवाड़ी की जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के लिए ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 70 वाला। तो 70 हो गया ना, तो इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और थोड़ा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कुछ अगर चेंजेस करने हैं पढ़ाने के तरीके में तो आप मुझे बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।